कॉलेज की छात्रा क्लोई न्यूयॉर्क पर एयरपोर्ट पर पहुंचकर अपनी मां इरीन को यह बताने के लिए कॉल करती है कि वह घर आ रही है और उसे पता चलता है कि उसके पिता की बर्थडे की पार्टी कैंसिल कर दी गई है क्योंकि उन्हें अचानक काम पर बुला लिया गया है। क्योंकि उसके पिता एक पायलट हैं, क्लोई उन्हें ढूंढने के लिए एयरपोर्ट पर ही रहने का फैसला करती है। इस बीच टीवी रिपोर्टर कैमरून से एक ईसाई महिला कॉन्टेक्ट करती है जो उसे अपने जीवन में ईसा मसीहा को स्वीकार करने के लिए प्रयास करती है, यह दावा करते हुए कि वह अपनी नौकरी के दौरान प्रत्येक दिन जो भी दुख आता उन्हें बाइबल द्वारा समझाया जा सकता है। क्लोई उसे बीच में रोककर बताती है कि भगवान अतीत के पापों के लिए निर्दोष लोगों को सजा दे रहे हैं और महिला चली जाती है और कैमरून क्लोई को उसकी सहायता करने के लिए धन्यवाद देता है। इसलिए क्लोई बताती है कि उसकी मां भी धार्मिक अंधविश्वास में पागल है। पार्किंग में क्लोई के पिता रेफोर्ड ने हॉस्टेस हैटी से मिलने से पहले अपनी शादी की रिंग को उतार दी। जब वे एयरपोर्ट में प्रवेश करते हैं, रेफोर्ड क्लोई को देखता है और उसे गले लगाने के लिए दौड़ता है, लेकिन क्लोई खुश नहीं है क्योंकि उसने देखा कि वह होस्टेस के साथ फ्लर्ट कर रहा था और उसे डांटती है क्योंकि उसके माता पिता कुछ समय से उनके रिश्ते में परेशानी चल रही है। रेफोर्ड बताते हैं कि उन्होंने बहुत कम उम्र में शादी कर ली थी और लोग इतने सालों में बहुत बदल जाते हैं। जब से आयरीन धर्म के अंधविश्वास में पागल हुई है तब से उसके साथ रहना मुश्किल हो गया है। यह देखते हुए कि उसके पिता ने अपनी अंगूठी नहीं पहनी है, क्लोई को लगता है कि उसने हैटी के साथ रहने के लिए आज की नौकरी ली है। रेफोर्ड उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता है और वहां से जाने से पहले उसे अपनी कार की चाबियां सौंप देता है। इसके बाद क्लोई कैमरून के साथ कॉफी पीने के लिए सहमत हो जाती है और वे चर्चा करते हैं कि दुखों के लिए भगवान को धन्यवाद देने के लिए लोग कितने पागल हैं। उनकी बातचीत तब रुकावट आती है जब एक कर्मचारी लंदन में यूडू के लिए 2 टिकट लाता है ताकि वह उन्हें अपने पिता को दे सके, जिसे ढूंढने में उन्हें 2 सप्ताह लग गए। इससे साबित होता है कि उसने आज का प्लान पहले से ही तय था और यह अचानक कॉल नहीं था। उदास क्लोई कैमरून को टिकट देती है और उसे पार्सल करने के लिए कहती है। जब कैमरून और रेफोर्ड विमान में चढ़ते हैं, क्लोई अपने पिता की कार में जाती है और उनकी शादी की रिंग ढूंढती है। वह घर जाती है और अपने भाई रेमी को नमस्कार करने के बाद वह अपनी मां के साथ बातें करने बैठ जाती है। पहले तो बातें सामान्य होती हैं, लेकिन जब क्लोई एयरपोर्ट पर हुई घटना की चर्चा करती है तो मामला तनावपूर्ण हो जाता है। आयरीन उपदेश देना शुरू कर देती है तो क्लोई को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वह चली जाती है। ध्यान भंग के लिए क्लोई रेमी के साथ मॉल चली जाती है। लड़का अपने माता पिता के बारे में चिंतित है, लेकिन क्लोई उसे भरोसा दिलाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और वे गले मिलते हैं। अचानक रोशनी चमकती है और क्लोई खुद को रेमी के कपड़ों से लिपटा हुआ पाती है क्योंकि वह खुद गायब हो गया है। उसके चारों ओर लोग अपने पारिवारिक लोगों को गायब पाते हैं, इसलिए वहां पर लोग घबरा जाते हैं और वो देखती है कि एक कार जिसका ड्राइवर खो गया था और कार सीधे मॉल में जाकर टकराती है। क्लोई कार के अंदर देखती है कि सीट पर एक मरा हुआ व्यक्ति मिलता है। लोग इस मौके का फायदा उठाकर दुकानों को और गायब लोगों के बैग लूटना शुरू कर देते हैं। मॉल के बाहर सड़कों पर एक बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम लग गया है। रेफोर्ड की उड़ान में कुछ यात्री दोस्ताना बातचीत करने का प्रयास करते हैं, लेकिन अन्य लोग परेशान नहीं होना चाहते। एक बार जब विमान सुचारू रूप से उड़ रहा होता है, रेफोर्ड चुपके से हैटी से मिलने और कैमरून द्वारा दिए गए टिकट दिखाने के लिए कॉकपिट से बाहर निकलता है। अचानक विमान हिलने लगता है और लोगों को पता चलता है कि यात्रियों का एक ग्रुप गायब हो गया है। विमान की ऊंचाई कम होते ही लोग डरने लग जाते हैं, इसलिए रेफोर्ड कॉकपिट में वापस जाता है और देखता है कि उसका सहयोगी पायलट चला गया है। वह तुरंत विमान को स्थिर करने के लिए नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है। कैमरून सब कुछ रिकॉर्ड करने लग जाता है क्योंकि लोगों ने अपना संतुलन खो दिया है और कॉकपिट के दरवाजे पर जोर जोर से पीटना शुरू कर देते हैं। कप्तान से मिलने की मांग करते हैं। हैटी उन्हें शांत करने में विफल रहती है और कैमरून उसकी सहायता करने का प्रयास करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। कैमरों में यह देखकर रेफोर्ड केबिन का दबाव बढ़ा देता है और ऑक्सीजन मास्क नीचे गिर जाते हैं। यात्रियों को सांस लेने में परेशानी होती है, इसलिए उनके पास अपनी सीटों पर लौटने और मास्क का उपयोग करने के अलावा कोई उपाय नहीं बचा है। फिर रेफोर्ड सहायता के लिए रेडियो का उपयोग करता है, लेकिन उधर से कुछ भी रिप्लाई नहीं आता और उसका फोन काम नहीं कर रहा है। एक बार जब सभी शांत हो जाते हैं, रेफोर्ड दबाव को सामान्य कर देता है और यात्रियों से बात करने जाता है और उन्हें अपनी सीटों पर बैठने के लिए कहता है। वह उन्हें याद दिलाता है कि घबराहट इस समय उनका सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए उन्हें अधिक सूचना मिलने तक शांत रहना चाहिए। बाद में हैटी को पता चलता है कि उसकी साथी सहयोगी परिचारिका भी चली गई है और वह रेफोर्ड को पूछने के लिए कॉकपिट की ओर जाती है क्योंकि अब वह धीरे धीरे टूट रही है। क्योंकि हर कोई अपनी सीट छोड़ रहा है, कैमरून फिर से रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देता है और एक घबराई हुई महिला बाथरूम में दौड़ती है और कुछ हैप्पी पाउडर पीती है और अपनी सीट पर वापस आकर कहती है कि उसे पता है कि यह सब कुछ असली नहीं है। कैमरून उसे सोने के लिए कहता है, जबकि वह देखता है कि उसके हाथ पर लिखा है कि यह असली नहीं है। मुस्लिम व्यक्ति कहता है कि सभी को प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन एक अन्य यात्री उससे बहस करने लगता है क्योंकि यहाँ पर सबके अलग अलग भगवान हैं, इसलिए वे अपनी प्रार्थनाएं साझा नहीं कर सकते। इससे पहले की बात और बिगड़े, रेफोर्ड घोषणा करता है कि वह न्यूयॉर्क वापस जा रहा है। मॉल में क्लोई बहुत धक्का मुक्की और संघर्ष के बाद भीड़ के बीच से अपना रास्ता बनाने में सफल हो जाती है। वह रेमी
की खोज में पार्किंग स्थल की ओर दौड़ती है, लेकिन जब एक छोटा विमान अचानक जमीन पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और रेफोर्ड की कार को खत्म कर देता है तो उसे वहां से दौड़ना पड़ता है। क्लोई के पास पैदल चलने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं बचा है और जब दो बाइक सवार उसके पास से जाते हैं तो वे उसके भाई का बैग चुरा कर भाग जाते हैं। पुल पर एक दुर्घटना होती है और एक स्कूल बस नदी में जाकर गिर जाती है। क्लोई यात्रियों की सहायता करने के लिए दौड़ती है, लेकिन उसे पता चलता है कि बस तो खाली है। जल्द ही वह शहर पहुंचती है और अपने घर पर फोन करने का प्रयास करती है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता है। हर जगह कारें दुर्घटनाग्रस्त हो रही हैं और एक एम्बुलेंस घायल लोगों को लेने के लिए आती है। क्लोई एम्बुलेंस की ओर दौड़ती है, यह सोचकर कि रेमी पीड़ितों में से एक हो सकता है और पुलिस को उसे पीछे धकेलना पड़ता है। जैसे ही क्लोई शहर से गुजरती है, एक ज्वेलरी दुकान के कांच के दरवाजे अचानक टूट जाते हैं और एक मरा हुआ लुटेरा को बाहर फेंक दिया जाता है। स्टोर का कर्मचारी बंदूक लेकर बाहर आता है और क्लोई पर तब तक तानता है जब तक वह वहां से भाग नहीं जाती। जल्द ही क्लोई अस्पताल पहुंच जाती है, जहां उसे एक साइन बोर्ड दिखाई देता है जिस पर लिखा हुआ होता है कि अंत आ गया है। टीवी पर वह न्यूज देखती है और जानती है कि पूरे देश में लोग गायब हो रहे हैं, इसलिए अनियंत्रित व्यवस्था तेजी से फैल रही है। अस्पताल अपने पारिवारिक लोगों की खोज करने में लगे हुए हैं और अस्पताल निराश लोगों से भरा हुआ है और क्लोई प्रवेश द्वार के पास भी नहीं जा सकती। वह पीछे की ओर से जाने का फैसला करती है और कांच का दरवाजा तोड़कर अंदर चली जाती है। गलियारों में दर्जनों लोगों को चकमा देकर वह नर्सरी में पहुंच जाती है और पाती है कि सभी नवजात बच्चे गायब हैं। जैसे ही वह कमरों की जांच करती है, उसके पीछे एक मां दिखती और वह बताती है कि सभी उम्र के उसके बच्चे गायब हो गए हैं। न केवल अमेरिका में बल्कि दुनिया के बाकी देशों में भी गायब हो रहे हैं। रेफोर्ड वापस आकर उसे उसी उड़ान पथ पर उड़ता हुआ एक विमान मिलता है और वह पायलट से कांटेक्ट करने का प्रयास करता है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता है और पता चलता है कि दूसरे विमान के दोनों पायलट लापता हैं। लेकिन उस विमान में अभी भी कुछ यात्री बचे हुए हैं। हैटी अपने यात्रियों से सीट बेल्ट लगाने के लिए कहती है, जबकि रेफोर्ड अपना विमान आगे बढ़ाना शुरू कर देता है। कैमरून खिड़की से बाहर देखता है और देखता है कि दूसरा विमान आग की लपटों में घिर रहा है। उन्हें उम्मीदों से पहले नीचे जाना होगा। जब क्लोई अपने पड़ोस में वापस आती है तो वह बहुत से लोगों को अपने खोए हुए पारिवारिक लोगों के लिए दुख मनाते हुए देखती है। उसकी माँ के गहने शॉवर में पड़े मिलते हैं और जब क्लोई को आयरीन की बाइबल मिलती है तो वह गुस्से में उसे खिड़की से बाहर फेंक देती है। फिर वह स्थानीय पादरी से मिलने जाती है जो उसे बताता है कि यह परमानंद है और जो लोग गायब हो गए थे वे स्वर्ग चले गए। वह यहाँ इसलिए है क्योंकि भले ही उसने इतने साल उपदेश दिए हों, लेकिन उसने कभी भी शब्दों पर सच में विश्वास नहीं किया। भगवान ने सभी बच्चों और विश्वास करने वालों को जल्द ही आने वाले अंधेरे समय से बचाने के लिए अपने पास बुला लिया है। ये केवल क्लोई को क्रोधित करता है और वह जाने से पहले उस पादरी पर जोर से चिल्लाती है। विमान में रेफोर्ड अपने सहयोगी पायलट की चीजों की जांच करता है और उसकी एक एक घड़ी मिलती है जिस पर जॉन 3 से 16 लिखा है, जो एक बाइबल हिस्सा है जो दावा करता है कि जो लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं उन्हें अनंत जीवन मिलेगा। हैटी दूसरी परिचारिकाओं की चीजें भी साथ लाती है और उन्हें बाइबल अध्ययन से नोट्स वाली एक नोटबुक मिलती है। रेफोर्ड इस निष्कर्ष पर पहुंचता है और कहता कि यह सब कुछ उसकी पत्नी को पहले से ही पता था। हैटी को यह हास्यास्पद लगता है और वह गुस्से में चली जाती है। केबिन में एक महिला गुस्से में आकर एक बंदूक निकालती है और दूसरों से सच बताने के लिए कहती है, क्योंकि उसे लगता है कि उन्हें उसके पति ने उसकी बेटी को लेने के लिए भेजा था। जब कैमरून उसे शांत करने का प्रयास करता है तो नशे की लत वाली यात्री बताती है कि वह एक धार्मिक स्कूल में गई थी और यह घटना परमानंद के वर्णन से मेल खाती है, इसलिए उसे लगता है कि गायब लोग स्वर्ग गए हैं। माँ कहती है कि वह अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकती और खुद को खत्म करने का विचार करती है, इसलिए कैमरून अपनी माँ के साथ अपने रिश्ते के बारे में कुछ कहानियां सुनाता है जब तक कि वह महिला का मन नहीं बदल देता और बंदूक छीन नहीं लेता। कुछ समय बाद रेफोर्ड को आखिरकार रेडियो पर जवाब मिलता है और पता चलता है कि गायब होने वाले लोग पूरी दुनिया में हुए हैं। एयरपोर्ट दुर्घटनाग्रस्त विमानों से भरा हुआ है और उतरना मुश्किल है, इसलिए रेफोर्ड को अंतर्देशीय जाना होगा। इससे पहले कि रेफोर्ड इन आदेशों के खिलाफ बहस करता, रेडियो फिर से काम करना बंद कर देता है क्योंकि कैमरून के पास एक सैटेलाइट फोन है। क्योंकि वह एक रिपोर्टर है, रेफोर्ड उसे क्लोई को फोन करने के लिए कहता है, लेकिन कैमरून कहता है कि वह पूरे दिन से प्रयास कर रहा है लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। क्लोई द्वारा टिकट के लिफाफे पर छोड़े गए दुखद नोट को दिखाते हुए रेफोर्ड बताता है कि वह अपनी बेटी से माफी मांगना चाहता है और वह स्वीकार करता है कि उसकी पत्नी कभी गलत नहीं थी और उनका रिश्ता असफल हो गया क्योंकि यह उसकी गलती थी कि हर बार जब आयरीन भगवान के बारे में कुछ बात करती थी तो वह उसे दूर चला जाता था। इस बीच निराश क्लोई एक पुल के ऊपर चढ़ जाती है। कुछ सेकंड के लिए दृश्य को देखने के बाद वह अपनी माँ से माफी मांगती है कि उसने उसके साथ पहले कैसा बर्ताव किया था। जब वह पुल से कूदने वाली होती है तो कैमरून का कॉल आखिरकार उसके फोन पर आता है और वह रेफोर्ड से बात करती है। वे एक दूसरे से कहते हैं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और मानते हैं कि आयरीन सही थी। रेफोर्ड बताता है कि उसे यकीन नहीं है कि उसे विमान
सामान उतारने के लिए जगह मिलेगी या नहीं, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता, फोन का सिग्नल वापस चला जाता है और कॉल कट जाता है। यह जानना कि उसके पिता जीवित हैं, क्लोई के लिए नीचे उतर जाती है और शहर की ओर वापस भागने लग जाती है, जहां वह तेजी से आगे बढ़ने के लिए एक बाइक लेती है। उसी समय रेफोर्ड यात्रियों को उनके बचने की कम संभावना के बारे में बताता है और उनसे प्रार्थना करना शुरू करने के लिए कहता है। जब विमान नीचे जाने लगता है, क्लोई एक निर्माण स्थल पर पहुंचती है और सभी वस्तुओं को दूर धकेल कर स्थान को साफ करने के लिए एक ट्रक पर चढ़ जाती है। वह कैमरून को कॉल करने का प्रयास करती है और सौभाग्य से सिग्नल वापस आ जाता है, इसलिए वह अपने पिता को बता पाती है कि उसने उनके उतरने के लिए जगह ढूंढ ली है। विमान का मार्गदर्शन सिस्टम काम नहीं कर रहा है, इसलिए कैमरून क्लोई से कंपास ऐप खोलने और उन्हें अपने स्थान के निर्देशांक देने के लिए कहता है, इससे पहले कि कॉल अचानक फिर से समाप्त हो जाए। कैमरन फिर निर्देशांक अपने फोन के नक्शे पर डालता है, जिसका उपयोग रेफोर्ड विमान को सही दिशा में उड़ाने के लिए एक गाइड के रूप में करता है। हालांकि अभी भी उसके लिए सही जगह ढूंढना मुश्किल है, क्योंकि बहुत अंधेरा है। मामले को बदतर बनाने के लिए विमान का ईंधन आखिरकार समाप्त हो रहा है। उस समय क्लोई फिर से उनके फोन कनेक्ट करने में कामयाब हो जाती है और रेफोर्ड उससे एक बड़ी लाइट मांगता है, क्योंकि ट्रक पर्याप्त नहीं है। पास में कुछ गैस टैंक है, इसलिए क्लोई उन्हें ईंधन से ढक देती है और एक लाइटर फेंकती है, जिससे एक बड़ा विस्फोट होता है। आग की लपटें रेफोर्ड को दिखाई देती हैं और वह उस दिशा में उतारना शुरू कर देता है। क्लोई वापस ट्रक में कूद जाती है और रास्ते से हटने का प्रयास करती है, लेकिन वह आग से इतनी खतरनाक हो जाती है कि वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। विमान नीचे जाते समय कुछ केबलों से टकराता है, लेकिन इससे केवल कुछ कंपन होता है। जल्द ही यह जमीन पर पहुंच जाता है और पीछे के पहिए बाहर नहीं आने के कारण वह झुक जाता है। पूंछ और एक पंख जमीन से घसीटे जाते हैं, लेकिन रेफोर्ड विमान को सही तरीके से खड़ा करने में सफल हो जाता है और पंख ट्रक के ऊपर से चला जाता है और क्लोई बच जाती है। विमान कुछ और मील आगे खिसकता है, रास्ते में कई चीजों से टकराता है। ऐसा लगता है कि यह एक बड़े गैस टैंक से भी टकराने वाला है, लेकिन शुक्र है कि यह सबसे बुरा होने से पहले ही विमान रुक जाता है और सभी सुरक्षित हैं। जबकि क्लो द्वारा लगाई गई आग फिर से खतरनाक जाती है, हैटी इन्फ्लेटेबल स्लाइड निकालती है ताकि हर कोई आखिरकार विमान से बाहर निकल सके। क्लो कैमरन और रेफोर्ड को गले लगाने के लिए दौड़ती है, जो स्वीकार करता है कि उसे कभी नहीं जाना चाहिए था। वह उसे अपनी और अपनी माँ की शादी की अंगूठी देती है, इससे पहले कि हर कोई दूर शहर की ओर देखे, सभी आग को नोटिस करे। कैमरन कहता है कि यह दुनिया का अंत है, लेकिन क्लोई को लगता है कि यह तो बस शुरुआत है।